नमस्कार, एबीपी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शीरी। बीते कई दिनों से एक बड़ी बहस जो कि देश भर में छिड़ गई है वो ये कि आखिर देश को जलाने की कोशिश क्यों की जा रही है और कौन लोग हैं जो छोटे छोटे बच्चों के हाथों में पत्थर थमा रहे हैं, उनकी आड़ में पीछे बैठकर हिंसा को भड़काने का काम कर रहे हैं। और आखिर ये जो नफरत की दीवार है, इस दीवार को बनाने का काम क्यों और किस तरह से किया जा रहा है। हालांकि जो हिंसा हुई उस हिंसा पर अब कार्रवाई भी हो रही है, गिरफ्तारियां भी लगातार जारी हैं और लगातार तह तक पहुंचने की कोशिश भी की जा रही है कि आखिर पीछे बैठा मास्टरमाइंड है कौन। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये कि ये जो साजिश का पत्थर फेंका जा रहा है ना इंसानियत पर, मानवता पर, हमारे समाज पर और हमारे देश पर, आखिर ये पत्थर फेंक कौन रहा है, ये पत्थर किसने मारा, किसके कहने पर मारा गया। इसी सवाल को आगे बढ़ाएंगे हम हमारे खास मेहमानों के साथ। मेरे साथ यहाँ पूरा पैनल मौजूद है। एक एक करके सबसे पहले मैं परिचय आपसे करा देती हूँ, मेरे साथ यहाँ स्टूडियो में कौन कौन मौजूद है। हमारे साथ यहाँ पर हाजी मेहरुद्दीन रंगरेज साहब मौजूद हैं, इस्लामिक स्कॉलर हैं। इसके साथ ही रवि पराशर जी को आप देख रहे हैं, वीएचपी प्रवक्ता हमारे साथ यहाँ स्टूडियो में मौजूद हैं। अंबर जैदी राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर यहाँ मेरे साथ मौजूद हैं इस स्टूडियो में। इसके साथ ही फिरोज बख्त अहमद साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट। और इसी के साथ हमारे साथ सैयद हसनुल हक भी हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट। आप सभी का बहुत स्वागत है हमारे साथ यहाँ इस स्टूडियो में आज आने के लिए, क्योंकि इस महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करना बहुत जरूरी हो जाता है कि आखिर ये जहर फैल कहां से रहा है और कौन कौन लोग इसके पीछे हैं और आखिर ये जो बरगलाया जा रहा है ये क्यों और किस मकसद से बरगलाया जा रहा है। शुरुआत में हाजी मेहरुद्दीन जी आपसे ही कर लेती हूँ कि आखिर पत्थर पकड़ाया तो जा रहा है, लेकिन कौन पकड़ा रहा है, ये मारने पर मजबूर कौन कर रहा है। देखिए, इसमें बार बार नाम आ रहा है, पीएफआई का नाम आ रहा, कभी पाकिस्तान का नाम आ रहा। तो ये कौन लोग हैं जो इनके हाथ में पत्थर पकड़ा रहे हैं। ये काम शासन प्रशासन का काम है, उन्हें पकड़ने का, उन पर एक्शन लेने का। मगर जो एक्शन के नाम पर जो अवैध निर्माण बताकर मुसलमानों को टारगेट कर कर उनके मकान तोड़े जा रहे हैं, ये असंवैधानिक चीज़ है। ये संविधान को बहुत कमज़ोर करता है। क्योंकि अगर चलो मैं मानता हूँ, अगर किसी से कोई गलती हो जाती है तो वो एक व्यक्ति से हुई है मान ले, तो आप उसका पूरा घर नहीं तोड़ सकते, क्योंकि उस घर में सब रहते हैं। एक घर बनाने के लिए पूरी ज़िंदगी लग जाती है आदमी की बनाने के लिए, आप मिनटों सेकंडों में मकान तोड़ रहे हैं। ये कहाँ का इंसाफ है? ये कौन सा कानून है? कौन सी किताब में कानून की लिखा है कि आप किसी के मकान पे बुलडोजर चला दीजिए? जब वो अवैध निर्माण, सुनिए मैं पूरी बात कर लूं। अगर वो अवैध हो तो देखिए सुनिए, अगर जब उस मकान की आप हालत देखिए, जब अवैध निर्माण होता है, हम दिल्ली में रहते हैं, दिल्ली की कम से कम हजारों कॉलोनियाँ ऐसी हैं जो अवैध तरीके से बनी हैं, कोई भी अप्रूव्ड कॉलोनी नहीं है, मगर उन पे बुलडोजर नहीं चलता। और तब इन्हें याद नहीं आती कि क्या नाम ले, ये दंगे के फौरन बाद कि भाई हमें जो है टारगेट करना, भाई मुसलमानों के मकान तोड़ने हैं। बस पहले से दे दिया गया था, 1-1.5 महीने पहले वो मकान बना हुआ है। मैं आपको बता दूं, उस मकान को बने हुए 10 से 15 साल हो गए। आप बीच में मत बोले, मेरी बात पूरी हो जाने दीजिए। वो मकान 15 से 20 साल पुराना मकान बना हुआ, तब क्यों नहीं दिखाई दिया था प्रशासन को कि वो अवैध बना हुआ? आपका ये सवाल हो सकता है कि आप आज क्यों कार्रवाई कर रहे हैं, लेकिन आप ये कह रहे हैं कि कुछ लोगों को टारगेट किया जा रहा है। अच्छा मुझे ये बताइए, नहीं मैं बताता हूँ, मैं आपको बताता हूँ। मैं दिल्ली में देख लीजिए आप, मस्जिद पर कार्रवाई, बाजू में मंदिर था, उस पर कार्रवाई नहीं हुई। ठीक है, आप खरगोन चली जाइए। मैं वहीं मौजूद थी, जहांगीरपुरी की बात जी। मैं वहीं मौजूद, मैं वहीं की बात, अब मैं खरगोन पे मैं बताता हूँ, मेरी बात तो सुन लीजिए। खरगोन में क्या हुआ, दंगा क्या एक तरफा होता है? दंगा दोनों तरफा होता है, मगर दंगे के नाम पर, एक मिनट सुनिए, दंगे के नाम पर जब मुसलमानों को फंसाया जाता है, कैसे फंसाया जाता है? खरगोन की वारदात में आपको बता देता हूँ। खरगोन में 2 आदमी जेल में थे, उन्हें मुख्य आरोपी बनाया गया। एक के दोनों हाथ कटे हुए थे, उन्हें मुख्य आरोपी बनाया गया। उनके मकान तोड़ दिए गए, उनकी दुकानें तोड़ दी गई, उनको बेघर कर दिया गया। ये कहाँ का इंसाफ है? मैं बस ये पूछना चाहता हूँ। ये बिल्कुल इंसाफ नहीं है, और जिन्होंने ऐसा किया है उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। इसमें क्या प्रॉब्लम है? एक या 2 नजीरें देकर के कोर्ट कार्रवाई करेगा, सरकार कार्रवाई, सरकार कैसे कार्रवाई कर देगी? सरकार का क्या हक बनता है कार्रवाई करने का? अरे आप उन्हें कोर्ट में लाइए, कोर्ट में आप ही जज बन जाएंगे। आप तो हाजी है ना, फिर आपको तो थोड़ा धैर्य रखना चाहिए। रवि पराशर, एक सेकंड, थोड़ा धैर्य रखिए, आराम से एक एक करके बात रखेंगे, सब सुनेंगे। मुझे ये बताइए कि उस कार्रवाई पर आप सवाल उठा रहे हैं जो आज प्रयागराज में हुई, उस पर सवाल है आपका? बिल्कुल। पर क्यों, मुझे बताइए। मैं इसलिए बता रहा हूँ कि कार्रवाई जब वो अवैध निर्माण था, ठीक है, हम मानते हैं वो अगर अवैध निर्माण था, तो इतने समय से जब वो बना हुआ खड़ा था मकान, तब क्यों नहीं तोड़ा गया? सवाल हो सकता है, लेकिन दंगाइयों के खिलाफ कार्रवाई क्यों कार्रवाई कीजिए ना। नहीं हो सकता। रवि पराशर, देखिए शिरीन, बिल्कुल सही बात है कि अगर
कोई अप्रत्याशित तौर पर कुछ हो रहा है और कुछ गलत प्रशासनिक अमला कर रहा है, लेकिन यहाँ तो इस कार्रवाई को संविधान खतरे में है, संविधान का पालन नहीं किया जा रहा, इस तरह से पेश किया जा रहा है। अगर कोई अवैध मकान बना है उसको प्रशासनिक बाकायदा प्रशासनिक प्रक्रिया होती है, हर चीज कोर्ट में नहीं जाती। एक शासन के लिए भी कुछ गाइडलाइंस होती हैं, उनको अगर नोटिस दिया गया है, नोटिस देने के बाद अगर कोई कानून सम्मत जवाब नहीं दिया गया तो फिर वो टूटेगा, और टूटेगा तो आपके दर्द क्यों हो रहा है भाई? ऐसी अवैध निर्माण, क्योंकि दिल्ली में नहीं टूटे, निर्माण दिल्ली में नहीं, पूरी दिल्ली अवैध निर्माण पे बसी हुई है। आप पूरी दिल्ली तोड़ दीजिए ना, ये नजीर आप नहीं, पूरी दिल्ली तोड़ दीजिए। नजीर नहीं तो हो सकती। बुलडोजर चल रहा है ना हाजी मेहरुद्दीन, दिल्ली में बुलडोजर चल रहा है, आप बात उसके आज दिल्ली की नहीं हो रही। आप ठीक उसके है, खिलाफ कोर्ट में चले देखिए, जाएं, कोर्ट में गए, जो अधिकारी बुलडोजर मैडम रुका था ना, बुलडोजर रुका था ना, ठीक है। जहांगीरपुरी में भी बुलडोजर रुका था ना, बिल्कुल। क्योंकि वो संवैधानिक नहीं तो था। आप इस चीज तो को यही लेकर मामला, जाइए। यही मामला आप इस चीज जो को कि लेकर कोर्ट में जाइए ना, हाजी, आप उसके खिलाफ हाजी कोर्ट में मेहरुद्दीन, जाइए। बहुत गए लोग आसान कोर्ट सा में, तरीका देखिए है। वो भी रुक आप जाएगा। बहुत आसान सा तरीका है, आप अपने ऐतराज को लेकर कोर्ट में चले जाइए। लेकिन रवि पराशर, एक सवाल सुन लीजिए, फिर आगे मैं बढ़ूंगी। ये सवाल तो देखिए उठेगा कि आपको आज याद क्यों आई, ये सवाल उठेगा, और जो लोग इस बात को सही तरीके से नहीं समझ पाते उन लोगों तक ये बात पहुंचाई जाएगी कि देखिए आज यहाँ पर इस धर्म को या फिर इस समुदाय को टारगेट किया जा रहा है, और वही हो रहा है। नहीं, देखिए ये बिल्कुल गलत बात है, गलत तरीके से रखी गई बात है। कोई टारगेट किसी धर्म के आधार पर नहीं किया जा रहा है, बाकायदा एक प्रक्रिया का पालन हो रहा है। सुनिए, अगर आप उससे नाइतफाकी रखते हैं, अगर आपको लगता है कि ये नाइंसाफी है, तो देश की न्याय प्रक्रिया पर आपको पूर्णतः भरोसा होना चाहिए, आप उसमें जाइए। लेकिन आप एक सांप्रदायिक सोच के साथ पूरे के पूरे विषय को हिंदू मुस्लिम करना चाहेंगे एक साजिश के तहत, तो वो गलत बात है जिसका हम विरोध करते हैं। अंबर जैदी, दंगाइयों का धर्म नहीं होता, लेकिन बात जब कार्रवाई की आती है, वो दंगाई हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई होगी तो फिर हिंदू मुस्लिम बीच में कहां से आ जाता है? ये तो आतंकवाद के साथ भी कहा जाता है कि आतंकवाद का धर्म नहीं होता, लेकिन जब कार्रवाई होती है तो फिर वो धर्म आ जाता है। हम अभी जो वलीउल्लाह वाला इंसिडेंट हुआ उसमें भी देख सकते हैं, या फिर हम जो ये अभी जिस मुद्दे पे हम बात करें उसकी भी बात कर लेते हैं। जैसे ही कानपुर से इस पूरे वारदात की शुरुआत हुई तो ये कहा जा रहा था कि प्रशासन असफल है इन सारी चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए। जैसे ही प्रशासन ने कार्रवाई शुरू की तो वहाँ पर धर्म बीच में आ जाता है और एक विक्टिम कार्ड निकल के आ जाता है। तो आप ना तो वो चीज़ें जो आप देश में दंगा भड़काने का भी काम करेंगे, इधर संवैधानिक अधिकारों के आप कहते हैं कि हमारा अधिकार है कि हम विरोध प्रदर्शन करेंगे, लेकिन विरोध प्रदर्शन के नाम पे आप देश में हिंसा भड़का रहे हैं, पत्थरबाजी हो रही है, आगजनी हो रही है, पूरा देश जल रहा है। उसका जिम्मेदार कौन है? आप प्रशासन की जिम्मेदारी तो दे रहे हैं, लेकिन देश हम सबसे मिलकर चलता है। हर चीज की जिम्मेदारी आप सरकार पे तो नहीं चला सकते। हम मानते हैं कि प्रशासन की जिम्मेदारी होती है कि सब चीजों को कंट्रोल करे, लेकिन आप संविधान के तहत किसी भी चीज के लिए प्रक्रिया के तहत जाना चाहते हैं, उसी के तहत होगी ना, आपको इंतजार तो करना पड़ेगा। लेकिन आप सड़कों पे उतरकर दंगेबाजी, पत्थरबाजी, आगजनी कर रहे हैं, इससे देश का नाम उछल रहा है, इससे देश की इज्जत में चार चांद लग रहे। नुपुर शर्मा ने जो किया उससे तो देश की बड़ी बदनामी हुई है, लेकिन आपने जो किया उससे क्या होने वाला है? अपने ही लोगों को आप परेशान करें, खुद आप चोट खा रहे, जख्मी हो रहे, मर रहे, देश को जला रहे। हाँ, मैं मानती हूँ कि एक घर को बनाने में बहुत लोगों का कंट्रीब्यूशन होता है और उम्र गुजर जाती है, लेकिन इस देश को बनाने के लिए भी तो बहुत मेहनत लगती है, टैक्स पेयर्स का पैसा लगता है, उस सबका योगदान होता है। तो देश भी तो हमारा है, हमारा घर है ना। तो इस तरह से जो सड़कों पे हो रहा है उसके बारे में बात कीजिए। और सबसे अहम बात यह है, पीएफआई की रंगरेज साहब बात कर रहे थे, हम जब भी इस तरह के मुद्दे आते हैं, आप शिरीन देखिए कि पिछले कुछ सालों से ये विरोध प्रदर्शन, पत्थरबाजी, दंगेबाजी एक ही पैटर्न पे हो रहा है। पहले जो आतंकवाद होता था, बॉम्ब ब्लास्ट होता था, अब थोड़ा सा सोफिस्टिकेटेड वे में पीएफआई ने, रंगरेज साहब मैं आपके ऊपर नहीं बोली थी, खामोशी से बात सुन लीजिए ना। देखिए पीएफआई की जब बात होती है ना, सबसे पहली बात एफसीआर एक्ट बनाया 2010 में कांग्रेस ने, गेट पे खोल दिया, फॉरेन फंडिंग के लिए काला पैसा आता है एनजीओस के जरिए, और वो ह्यूमैनिटेरियन एड, पीएफआई अच्छा काम भी करता है, और ब्लड डोनेशन कैंप्स लगेंगे, स्कूल चलाएंगे, एजुकेशन के लिए काम करें, ताकि ऊपर से लोगों को लगे कि अच्छा काम करे। लेकिन धीरे धीरे रेडिकलाइज करें लोगों को, इस तरह से मुस्लिम यूथ को पत्थरबाज बना के उनका भविष्य किस तरह का कर रहे हैं, देश को तोड़ने का काम करें। सबसे पहले यही जहर भरता है लोगों के अंदर पे रोक लगनी चाहिए। इन्हीं लोगों को पहचानने की बहुत ज्यादा जरूरत है। हमारे साथ एक और मेहमान जुड़ गए हैं, मुस्लिम धर्मगुरु हैं हाफिज गुलाम सरवर साहब। स्वागत है आपका। मैं आऊंगी आपके पास हाफिज गुलाम सरवर, लेकिन उससे पहले फिरोज भक्त साहब, जो यहाँ पर जिसका जिक्र कर रही थी अंबर जैदी, कि दो नाव पर सवार होकर तो आप नहीं चल सकते ना, फिर तो आप खाई पैदा करेंगे, खाई, और उस खाई वो कितनी गहरी होती चली जाएगी ना आप समझेंगे ना हम। देखिए शिरीन, आपने बिल्कुल सही कहा
निदा फाजली का एक शेर है, कोई हिंदू, कोई मुसलमान, कोई ईसाई है, सबने इंसान ना बनने की कसम खाई है। मुझे तो ऐसा लग रहा है माहौल से। लेकिन अंबर ने एक अच्छी बात कही कि ये बिल्कुल सही है, और रंगरेज साहब ने बिल्कुल सही कहा कि पूरी उम्र गुजर जाती है एक मकान बनाने में, एक ईंट रखने में भी, गारा चूना लगाने में पसीने निकल जाते हैं एक इंसान के, और घर टूटता है तो तकलीफ होती है। लेकिन अंबर की बात को मैं आगे बढ़ा रहा हूँ, ठीक है, घर टूटना बहुत बुरा है, लेकिन अगर देश टूटे, देश हिंदू मुस्लिम में बटे, ठीक है, और जिस तरीके से देश को बदनाम किया जा रहा है, अरब देश हिंदुस्तान के बेहतरीन दोस्त हैं, चाहे वो ईरान हो, चाहे वो यूएई हो, सऊदी अरब हो, कोई भी हो, लेकिन अफसोस की बात है जिस तरीके का परसेप्शन ये लोग बना रहे हैं। अब जिनका घर तोड़ा जा रहा है, ठीक है, मुझे उनसे हमदर्दी है, लेकिन साथ ही साथ मैं ये कहूँगा इलीगल कंस्ट्रक्शन थी, ये तो सरकार देखेगी यूपी की, मुझे कुछ नहीं पता, मुझे उनके कागजात का नहीं पता। ऐसा कहा जा रहा है कि उनको पहले नोटिस दिया गया था 1.5-2 महीने पहले भी कि घर खाली कर दो, तुम्हारा घर इलीगल है। चलो वो उसके बाद भी वो अतिवादी कार्रवाइयों में जो मुलविस रहे, बच्चों के हाथों में आप देखिए वहाँ पे स्टोन्स दे दिए गए। वहीं पे मैंने देखा कि एक और साहब थे, वो भड़का रहे थे बच्चों को, कह रहे थे कि मुसलमान सड़क पे आएगा तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। जैसे एक उन्होंने शहर काजी ने, अब्दुल कुद्दूस साहब ने कानपुर में कहा था कि हम कफन पहन के आ जाएंगे अगर बुलडोजर चले। ये कौन सा टोन और टेन हो रहा है? और ये आखिर में एक बात कहूँगा, सीरियन मुझे पूरा करने दीजिए प्लीज, पूरा करने दीजिए। मैं एक बात और कहूँगा, तरह तरह की बातें आ रही हैं मज़हब के ख़िलाफ़। मैं एक बात कह के अपनी बात को ख़त्म करूँगा। मुसलमानों को शुक्रिया अदा करना चाहिए अल्लाह तबारक व तआला का कि वो चीन में पैदा नहीं हुए, अफ़गानिस्तान में पैदा नहीं हुए, पाकिस्तान सीरिया में पैदा नहीं हुए। आज के मुसलमान ये जान लें कि उनके लिए सबसे अच्छा मुल्क हिंदुस्तान है और सबसे अच्छा दोस्त हिंदू है। बहुत महत्वपूर्ण आपने बात कही है सैयद हसनुल। एक और जिसका जिक्र यहाँ पर किया फिरोज बख्त साहब ने कि घर टूटने पर तो रोना आता है, लेकिन उन लोगों को जब देश टूटने की बात होती है तब उनका दर्द क्यों नहीं दिखाई देता, या फिर क्यों नहीं वो बाहर निकल कर कहते कि भाई मेरा देश है, हम इस देश के वासी हैं, आप इसे बचाइए, तोड़िए नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका शिरीन। आपके चैनल के माध्यम से सबसे पहले हिंदुस्तान के तमाम लोगों से अपील करना चाहता हूँ, खास के युवाओं से, जो उग्र प्रदर्शन कर रहे हैं, मेहरबानी करके। अच्छा, मैं आपको रोकती हूँ माफी के साथ, शायद आपके माइक में कुछ इशू हो रहा है, मैं फौरन दुरुस्त होता है तो आपके पास आती हूँ। गुलाम सरवर, यही सवाल मेरा आपसे भी, घर टूटे तो दिक्कत, देश टूटे तो कुछ नहीं। फिरोज बख्त साहब बड़े लोग हैं और मैं इनका सम्मान करता हूं, मगर मैं बड़ा नहीं हूँ गुलाम सरवर साहब, बड़ा सिर्फ अल्लाह है, हम तो बहुत छोटे, आई एम अ स्मॉल जो फ्राई। बातें कही हैं, मैं बहुत छोटा आदमी हूँ। कोई भारत का कोई भी व्यक्ति जो भारत का है वो तो कभी नहीं कहेगा देश टूटे, लेकिन देश को घर से इन्होंने अलग कैसे मान लिया। मैं जरा ये जानने की कोशिश करूंगा कि देश से घर कैसे अलग हो गया। हाँ, इसका मतलब मैं भी अलग हो गया। अगर मेरा घर टूट गया तो घर को ये देश नहीं मान रहे, तो देश इनकी नजर में क्या योगी जी है, इनकी नजर में मोदी जी है देश, तब तो ये देश बचावे, ये योगी जी और मोदी जी को बचावे, उसी को देश समझ रहे हैं। देश हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जैन पारसी आस्तिक नास्तिक, अगर आप पिछड़ा सब देश है। गुलाम सरवर भाई, आप कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक आपकी मैं बड़ी कदर करता हूँ, आप हमें प्राउड है आपके ऊपर, लेकिन आप ये देखिए उस घर में कैसे कैसे कागज निकले। अब आप आने दीजिए, अब जो बातें रह गई उस पर मैं कह रहा हूँ। ओके, लीगल और इलीगल पर असल में ये बहस होनी चाहिए थी, चूंकि बुलडोजर की बात चल रही है। बुलडोजर जो चैनलों में चल रहा है, आपके भी चैनल में और तमाम चैनलों में आ गया बाबा का बुलडोजर, दंगाइयों को अभी सीधा करेगा 2 मिनट में। देखो भारत के हिंदू भाइयों, योगी जी कितने महान हैं। योगी जी ने दंगाइयों को यूं पत्थर फेंका और यूं बुलडोजर आया, वाह भाई वाह, और खूब खुश हो रहे, ताली पीट रहे भारत में, जबकि इल्लीगल। अब मैं चैनल पर बोल रहा हूं, मेरे भारत के लोगों, योगी जी ने एक भी दंगाई का घर नहीं तोड़ा, वो तो इल्लीगल कंस्ट्रक्शन तोड़ रहे हैं, जो गलत बना ही था उसको तो टूटना ही था। अब ठीक है, अब ठीक है, पहले की सरकार है। अब मैं आ रहा हूं, मुस्लिम अपीजमेंट करती थी कांग्रेस की सरकार ने, सपा की सरकार ने, बसपा की सरकार ने, आरजेडी की सरकार ने, टीएमसी की सरकार ने, देवगौड़ा की सरकार ने और तमाम सरकारों ने मुसलमानों का अपीजमेंट किया, खुला छूट दे दिया, बना लो, जितने अनाधिकृत कॉलोनियां बसाने हैं बसा लो, जहां जो कुछ करना है कर लो, और दुकानें भी खूब खोल लो, लाइसेंस की कोई जरूरत नहीं है।
अब की जो सरकार है वो हिंदू अपीजमेंट में लगी हुई है, करना बिल्कुल धरना गलत, कुछ नहीं। बिल्कुल न गलत। रोटी, न कानून रोजगार, देखिए, न बाबा जी और कानून सिर्फ पर चल रहे हैं। अच्छा, एक मिनट, गुलाम गुलाम सरवर साहब, भाई, गुलाम साहब, बाबा जी कानून पर हिंदू चल रहे हैं। अपीजमेंट हो रहा है। अरे बिल्कुल नहीं हो रहा, देश में नहीं गलत कह रहे हैं आप। सोशल देखिए अपीजमेंट की देखिए, जरूरत ये है। कांग्रेस की गुलाम सरकार साहब, नहीं है। जरूरत है नेशनल बाबा कह जी रहे हैं, को 10 आप से कह रहे 15% हैं कि मुसलमानों ने फिरोज वोट भट्ट दिया है साहब, यूपी में। फिरोज भट्ट साहब, आप एक जाके सेकंड। खुलवा के देख लीजिए ठीक मत है, पेटी फिरोज का। भट्ट साहब, एक मेरा सवाल है आपसे। आप कह रहे हैं, आप किसी आधार पर ही कह रहे होंगे, मुझे पूरा इस बात का यकीन है, आप कह रहे हैं कि एक तबके को, और सीधे सीधे आप हिंदू धर्म का नाम ले रहे हैं, कि उनको खुश करने की कोशिश की जा रही है। कैसे? ऐसे? कोई ऐसी मुझे योजना गिनवा दीजिए सरकार की जो सिर्फ और सिर्फ हिंदुओं के लिए हो, उस पर लिखा हो कि सिर्फ और सिर्फ हिंदू इसका फायदा उठा सकते हैं। बुलडोजर योजना, चलिए ये इसी योजना पर- है। अभी इसी पर तो बहस ये हो रही योजना है। और वो सारी 80 योजना की बात 80 है। करोड़ अनाज एक दिया मिनट, जा रहा है उसमें। आप चैनल में क्या चला रही मुसलमानों का हैं? दंगाइयों पर बुलडोजर आप चला। बुलडोजर मैं को आपको योजना हेडिंग कह दिखा रहे दूंगा। हैं। आप भाई बुलडोजर को सुनिए, योजना इसको कह रहे कुछ हैं। किया जा रहा है। अगर इलीगल कंस्ट्रक्शन पर बुलडोजर चला, बनाए जा रहे वो हैं। जानते हैं। प्रधानमंत्री योजना में वो घर आप बनाए जा रहे बताइए। हैं। नहीं, नहीं, आप बताइए, आप मुसलमानों का आप पूरा है। चैनलों में अखबार में मूल्य को सीधा किया जाएगा। दंगाइयों पर बुलडोजर चला, कौन दंगाई है? जुलूस निकालना, वन साइडेड जुलूस। रांची में आपने गोली चला दिया, वन साइडेड जुलूस। मुसलमान सड़क पर निकला, अपराधी हो गया। कोई हिंदू मुस्लिम का बंदा नहीं था। सरकार ने सुनियोजित ढंग से देश को तबाह किया। आप हिंदू मुस्लिम में बांटना चाहते हैं देश को, आप हिंदू मुस्लिम में बांटना चाहते हैं देश को। आप हर मुद्दे को हिंदू मुस्लिम करेंगे, आप बुलडोजर का धर्म बनाएंगे, आप मकान गिराएंगे, इलीगल अच्छा, सुनिए, आपने सामने बैठ के बात होगी। अरे नहीं, अरे नहीं, गुलाम सर, गुलाम सर, थोड़ा सा मुस्लिम नहीं होना चाहिए। लीगल करोड़ों लोग, ठीक है, करोड़ों लोग आपको सुन रहे हैं। लीगल, आप कह रहे एक हैं एक हिंदू करके। अपीजमेंट फिरोज का। भट्ट साहब, कोई अपीजमेंट फिरोज का भट्ट हिंदू साहब, का मुसलमान हाँ, का। मैं आ रही हूँ आपके पास, रुक जाइए, मैं आपके पास आऊंगी अपनी बात। एक मिनट फिरोज भट्ट जी, एक सेकंड, रवि पराशर जी, एक सेकंड, एक मिनट। आप तो पहली बात तो ये एक एक करके आराम से अपनी बात रखिए। आप हावी होने की कोशिश मत करें, तर्क के आधार पर बात करें, दलील रखें। सच झूठ नहीं बनता। आप कह रहे हैं नहीं मुसलमान को फांसी चढ़ा दो। बात कर रहे हैं। आप बताइए ना, दिल्ली में खरगोन में दिल्ली में हुआ। यही तो आप लोगों की गलती है आप ना। मोहतरमा वहां पर गई थी, आपने भी देखा जब मस्जिद का गेट तोड़ा गया, बाजू में मस्जिद मंदिर था, उसे नहीं तोड़ा गया। नहीं, उसके बाद ये क्यों? क्या हुआ? ये रुकिए क्यों? ना, मेरी आप कह रहे हैं। अरे अगर जब आप संविधान देश का कानून एक कहता एक करके है, ना, एक एक करके आप लोग प्लीज थोड़ा धैर्य से कीजिए, थोड़ा पानी वगैरह पी लीजिए, लेकिन प्लीज आराम से, गुलाम सरवर आराम से सरकार नहीं प्लीज। बना रहे, मेरी गलत रिक्वेस्ट है आप सब लोगों से, कोई सुन नहीं पाएगा आपको ऐसे। इस तरह एक से एक किसी करके की बात एक नहीं छोटी जाएगी। सी ठीक है। टिप्पणी करूं, अरे डिबेट से ठीक है, हटके, फिरोज बहुत भट्ट छोटी जी। सी, अपने भाइयों के लिए, खास तौर से गुलाम हाँ। सरवर भाई, हाँ। रंगरेज भाई के लिए। देखिए हम सब भाई हैं, आप मेरे दीन भाई भी हैं। देखिए इस तरह से हम प्रेशर कुकर की तरह फट पड़ेंगे ना। एक मिनट, एक मेरी बात पूरी होने दीजिए। मैंने कहा था आराम, इस तरह से फट पड़ेंगे, लोग कहेंगे अरे मुस्लिम ऐसे मैं हैं, आपको इनके नेता पानी ऐसे। पिलाऊंगी, आराम से गुलाम बात हो सरवर, थोड़ा सकती धैर्य है, रखिए। प्यार लीजिए। मोहब्बत से, ठंडक से बात करिए, ठीक आप पी है? आप लीजिए। पूरी बात कहिए अपनी, ठीक है? बात कहने का एक सलीका और एक तरीका होता है शिरीन। से कमेंट लेना, उनका हो नहीं पाया। हाँ उनसे ले लीजिए। आप असातिज़ा के शुमार में हैं। चलिए सैयद असलम, आपका माइक ऑन हो गया, अब आप अरे ठीक है, गुलाम सरवर। हम सब बोल चुके हैं, उन्होंने चलिए नहीं सैयद बोला, असलम, बोल दीजिए। सैयद असलम। बहुत बहुत शुक्रिया आपका शिरीन। आपके न्यूज़ चैनल के माध्यम से मैं तमाम देश की जनता और जो लोग एहतजाज कर रहे हैं उनसे अपील करना चाहता हूं कि उग्र प्रदर्शन ना करें। प्रदर्शन करना आपका राइट है, आपके लिए फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है आप, लेकिन प्रदर्शन जो है उग्र नहीं होना चाहिए। मैं शेर के साथ अपनी बातों को शुरू करूंगा। इस दौरे सियासत का बस इतना फसाना है, इस दौरे सियासत का बस इतना फसाना है, बस्ती भी जलानी है, मातम भी मनाना है। एक शेर मैं दे दूं आपके। नहीं, नहीं, सर। क्यों करिए एक शेर आप? नहीं, बहुत अच्छा शेर रहा। नहीं, आप ऐसे अगर करेंगे बीच में इंटरप्ट नहीं, करेंगे एक तो शेर नहीं। बड़ा अच्छा शेर आ आपको गया। दूंगी मैं मंच तो से। कॉन्ग्रेचुलेट करूं, बहुत अच्छा शेर आप है। सर, सुन लो, सर, सुन लो। सर, नहीं 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 सर, अरे सुन तो लो। आप सर बोलिए, नहीं अगर आप सुनना ही चाहते। बोले मैं नहीं, डिबेट एक कैंसिल सेकंड, नहीं बोल करता दीजिए ना। बोलिए नहीं बोलिए बोला। आप ही मैं डिबेट बाद में कैंसिल सर, बाद में एक आपको सेकंड। एक शेर अपनी बात अकेला नहीं सैयद सर, आप शेर बाद में बोल लेंगे सर, आपके लिए। मुद्दे की बात कर रहा हूं, आपके लिए भी हम शेयर अर्ज कर देंगे बाद में। चलिए चलिए डन। महात्मा गांधी के देश में, महात्मा गांधी के देश में धर्म विशेष पर अभद्र टिप्पणी करने का मसला हो या उग्र प्रदर्शन करने का मसला हो, यह ऐसे कोई भी अगर घटना हो रही है, मैं उसकी शदीद निंदा करता हूं। यह गलत हो रहा है, हिंदुस्तान में यह सब नहीं चलेगा। लेकिन आप देखिए यहां पे
फेसबुक पर लीची की पोस्ट कर धर्म विशेष की आस्था आहत करने की बात हो, या एक यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर द्वारा शिवलिंग के लिए आपत्तिजनक भाषा का उपयोग करना हो, पुलिस फौरन कार्रवाई करती है। हम उसका स्वागत करते हैं कि वाकई आपने अच्छा काम किया, लेकिन पुलिस अगर जो है लोगों पे गोलियां चला रही है, ये गलत कर रही है। अब देखिए, आप क्रोनोलॉजी की समझने की जरूरत है। आपको क्रोनोलॉजी समझने की क्या जरूरत है? आपको दोहरे रवैया क्या है? दोहरा रवैया। नुपुर शर्मा एक डिबेट में जाती हैं और जाके क्या करती हैं? डिबेट में एक धर्म विशेष के खिलाफ आग उगलती हैं। अरे सर हसमुल, आपको नहीं पता शायद उनके खिलाफ कार्रवाई हो गई है। मैम, अगर कार्रवाई होती एक मिनट, मामला कोर्ट मैं कोई जज तो हूं नहीं, ये मामला कोर्ट का है सर, ये मामला कोर्ट का है सर, मैं जज नहीं दे सकती। आप जब दो लोग जाते हैं, जब लीची का मसला होता है और धर्म विशेष पे 24 घंटे 48 घंटे। तो साजिश का पत्थर आखिर किसने मारा, ये एक बड़ा सवाल, और इस चर्चा में लगातार हमारे खास मेहमान अपनी अपनी राय रख रहे हैं। एक बार फिर से लिए चलते हैं और अभी परशुराम मैं आपके पास आऊंगी, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल जो यहाँ पर सभी पूछ रहे हैं कि अगर इस देश में हिंसा फैल रही है, वो रोकी नहीं जा पा रही, गलत मैसेज अगर लोगों तक पहुंचाया जा रहा है, तो देखिए सीधा सीधा सरकार से सवाल होगा, क्योंकि ये फेलियर है। हिंसा भड़कने दी गई या फिर उसे रोक नहीं पाए, पूछा जाएगा सवाल। बिल्कुल सवाल पूछा जाना चाहिए। उसमें कहाँ कोई एक भारत का नागरिक और अपने देश से प्यार करने वाला इंसान होने के नाते मैं कहाँ ये कह रहा हूँ कि आप सवाल मत पूछिए और सरकार से मत पूछिए। सवाल ये है कि आप सिलेक्टिव अप्रोच रखेंगे तो फिर समस्या होगी। सिलेक्टिव अप्रोच मतलब किसी के साथ कुछ हो जाए तब आपका उसी घटना को लेकर एक अलग नजरिया रहता है, दूसरे आपके धर्म के मानने वाले के साथ कुछ ऐसा हो जाए तो आपका एक अलग नजरिया रहता है। नजरिया एक रखिए, और सबसे बड़ी चीज ये है कि कोई धर्म देश से बड़ा नहीं है। सबसे बड़ी चीज ये है, सारे धर्म नफरत नहीं सिखाते, प्यार सिखाते हैं। फिर ये नफरत वाला माहौल देश में कौन बना रहा है? आप शिरीन जानती हैं कि टेलीविजन चैनल में प्रोडक्शन कंट्रोल रूम, जिसे पीसीआर कहते हैं, ये जो पूरा का पूरा घटनाक्रम हो रहा है, ये कानपुर से उठा हुआ नहीं है। कानपुर को एक आइसोलेशन में रखकर मत देखिए। 19 जनवरी, मैं थोड़ा पीछे ले जाता हूं आपको, 19 जनवरी 1990 जब कश्मीर घाटी में हथियारबंद आतंकवाद कश्मीरी पंडितों के खिलाफ जहर उगलने लगा, 19 जनवरी को कौन सा दिन था? वो शुक्रवार था। 19 जनवरी को की शाम को जुमे की नमाज के बाद कश्मीरी पंडितों के खिलाफ जो लाउड स्पीकर्स पे घोषणाएं की गई, दिल दहला देने वाली, उसके बाद वारदात की गई। और उसके बाद आपको याद होगा कि हर शुक्रवार को एक बीबीसी और विदेशी मीडिया कुछ एक जगह पे रुकते थे और वहां पर फिर वो फोटो अपॉर्चुनिटी मिलती थी। सुन ले, हटा नहीं बात कौन सी चल रही है? मैं वही जा रहा हूं। अरे जो कश्मीरी पंडित का जो वादा किया था बीजेपी ने, उन्हें घर वापस करने का, घर वापसी का, वो वादा कहाँ है उनका? आज फिर लिंचिंग हो रही है। बताइए, आज फिर टारगेट करके वहां पर हमारे हिंदू पंडितों को मारा जा रहा है, हमारे भाइयों को। सुनिए ना, आज दोनों आप रहने दीजिए कश्मीरी पंडितों को, आज बात करने वो पैटर्न समझ में आ रहा है, वो मुझे ये कहना था। अब आप आइए भारतीय संविधान, आईपीसी और सीआरपीसी की बात, जो आप लोग कह रहे हैं कि फांसी पे चढ़ा दो, तो एक एफआईआर हो गई, एक प्रोसीजर होता है। आपको याद होगा मुंबई पर अटैक हुआ, कसाब बाकायदा लोगों की हत्या करते हुए सबने देखा, एविडेंट था, उसको गिरफ्तारी हुई। लेकिन भारतीय अदालती जो प्रक्रिया है उसकी महानता यह है कि चाहे कोई 100 गुनाहगार छूट जाएं, एक बेगुनाह को सजा नहीं होनी चाहिए। भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता पर जब तक आप भरोसा नहीं करेंगे, नहीं, उनका सवाल यही ना रवि पराशर कि आप नुपुर शर्मा के खिलाफ कोई ऐसा एक्शन नहीं लेते, उनके खिलाफ उन्हें ना जेल में बंद किया जाता, ना उनके किसी घर को तोड़ा जाता। ये मैं नहीं कह रही हूँ, ये बाकी लोग कह रहे हैं जो आपके पैनलिस्ट हैं। आपको भारतीय संविधान पर भरोसा नहीं है। अब ये मैं थोड़े आपको कुछ कर सकता हूँ। आप हमें सर्टिफिकेट मत दीजिए कि हमें संविधान पे भरोसा है और क्या है। ये संविधान हमें अधिकार देता है अपनी बात कहने का। आप कहते रहिए, ठीक है, हम कहते रहे हैं, हम अपनी बात रख रहे हैं। मैं आपको बता दूं, बीजेपी के स्पोक्स पर्सन है, उनका नाम है डॉक्टर सुलभमणि त्रिपाठी जी। वो ट्वीट करते हैं एक वीडियो, जो पुलिस की मौजूदगी, जब पुलिस जो दंगाई थे उन्हें लेकर थाने में आती है, उनकी बाकायदा उन्हें पीटते हुए की वीडियो बनाई जाती है और फिर उसे ट्वीट किया जाता है एक समुदाय को खुश करने के लिए। ये कहां तक जायज है? मैं रंकेश भाई थोड़ा सा आग में मैं बजाय घी के एक डोंगा पानी डालने की कोशिश कर रहा हूँ। ऐसा है शिरीन,
आपने शुरू में एक बात कही, आग लगाकर पानी डालते हैं। मैं अर्ज कर लूं, मैं अर्ज कर लूं, सुन हाथ लीजिए। जोड़ के अच्छा, आप आपसे, सुनिए मेरे गुलाम छोटे सर। भाई, मैं गुलाम देखिए, सर, सुनिए मैं ना कह एक-एक लूं कर। ना थोड़ा सा कितना वक्त है, मुझे सिर्फ आप 10 सेकंड दे दीजिए। मेरे को एक अभी शिरीन आपने शुरू में एक बात कही, रंगरेज साहब देखिए, मैं कह रहा लेट अस नॉट हैव दिस प्रेशर कुकर एग्जिस्टेंस। मैं बड़ी ठंडक में बात करना चाहता हूँ, आप सब मेरे भाइयों की तरह हैं। मैं फिरोज साहब, मैं एक मेरे दस बात सेकंड को में कहीं दस नहीं- सेकंड अपनी बात कर मैं रहा बात हूँ। को ये कहीं- विवाद बात खड़ा को- हुआ है। आज आप ही कह लीजिए, अरे एक सेकंड, मैं एक बात कह दूं ना, तो आप जो इसलिए ये है वो गोली मार दीजिए, ये गलत है। सरकारों को गोली मारो सालों को, आप जब नहीं उनमें है। पुलिस कार्रवाई नहीं करती, हाजी महती, उनके हाजी मकान को, गलत उनके है। मकान पर बुलडोजर सवाल नहीं पूछ रहे हैं चलता। ना, बिल्कुल गलत है। जवाब तो मेरी बात लीजिए। सुन लीजिए। सवाल पूछने हैं तो जवाब भी सुनिए ना थोड़ा सुन सा। लीजिए, आपने बिल्कुल सही बात कही। बोलिए। मैं आप आपकी बात उनपे भी बोलिए, मैं जनरल संसद में भी आपकी बोलिए, बात मैं से आपको तायद बता कर रहा रहा हूँ, हूँ। इन मैं- दोनों पक्ष में भी अरे बोलिए। मैं उस पे बोल रहा हूँ, एक मिनट, ऐसे अगर आप बात सब एक करेंगे- मिनट, सुन ली, एक इस तरह से मिनट, कोई बात सुनिए नहीं भाई, करेगा। देखिए ऐसे बात समय बनेगी में नहीं। एक जिम्मेदारी मिनट, के एक साथ आप मिनट, बात कीजिए। अंबर प्लीज, अरे मैं आपके लिए उनको छुपा रही ठीक हूँ है। यार। अरे तो अब मुझे तो देख एक बोलने एक। तो छुपा रही उनको। देखो ऐसा है, मैं देखिए, मैं कहना चाहूंगा कि आपने शुरू में एक बड़ी अच्छी बात कही। आपने कहा कि नुपुर ने और उसने जिंदल ने माफ़ी मांग ली, बहुत गलत काम किया उन्होंने, और ये सब जानती है, पूरी दुनिया जानती है, चाहे वो फ्रांस में हुआ हो, चाहे वो डेनिश कार्टून ने किया हो, चाहे वो तस्लीमा किसी ने भी, कि मुसलमान प्रॉफिट मोहम्मद को कोई ज़रा से भी आँच आती है, जान पहले देने को तैयार होता है, फिर लेने को तैयार होता है। ठीक है, बिल्कुल आपने, लेकिन जब माफ़ी मांग ली, माफ़ी का कुरान में लिखा है उफ़्फ़ू अन्नहू। उफ़्फ़ू अन्नहू का मतलब है कि पार्डन हिम या पार्डन हर, यानी अल्लाह ने भी ये कहा है, अगर आपके पास दो ऑप्शंस हैं, सुन लीजिए, मैं कुरान की बात कर रहा हूँ, कि अगर आपके पास दो ऑप्शन है, सज़ा दे दो या माफ़ कर दो, तो अगर आप सज़ा दोगे दे दो, कोई बात नहीं, अगर माफ़ करोगे मेरे लिए माफ़ी का दर्जा अफजल और बेहतर है। तो उन्होंने माफ़ी मांग ली। अब रही बात कि भाई उनको गिरफ्तार करो, मैं कहता हूँ गिरफ्तार कर लो, मैं कहता हूँ दोनों को गिरफ्तार करके फांसी पे चढ़ा दो। ये एक लीगल प्रोसीजर है, भीड़ तंत्र से सॉल्व होने वाला नहीं है। ये सुनिए सुनिए, ये भीड़ तंत्र से नहीं होगा। आप जाइए, आप अदालत में जाइए, आप अदालत में जाइए और जाके कहिए इसको फांसी पे लटका दो, नुपुर को और जिंदल को। आप हिंदुस्तान के आजाद बाशिंदे हैं, अदालत में जाइए, सुप्रीम कोर्ट में जाइए, कहिए कि इनको गिरफ्तार करो, फांसी पे चढ़ाओ, सवाल का क्योंकि जवाब तो आया नहीं। इन्होंने हमारे दिलों की आजादी करी है। प्रॉफिट सवाल मोहम्मद ये की नहीं जो है, कौमी माफी हो चाहिए, या सजा हम हो। उनके लिए हाँ, हम जो उनके लिए लोग जान कहते हैं देने और कि लेने को फांसी दे तैयार दो, हैं, लेकिन चौराहे ये भी पर गैर टांगों इस्लामी को गलत है। है। देखिए भारत ये के जो संविधान नारा में है, इसकी अनुमति नहीं है। सुनिए, ठीक है, अंबर सर सर, तन से जुदा आइए, गैर हमारा- इस्लामी अच्छा, है, ऐसे गैर फिरोज कानूनी है, साहब, बिल्कुल सही, फिरोज गैर साहब, इस्लामी है। ठीक ये है, इस्लाम का हिस्सा नहीं अब है। अंबर ज़ैदी ये इस्लाम इस का तरह हिस्सा से नहीं है, बहस नहीं सर हो तन से ठीक है, जुदा। ठीक है, एक एक करके चलिए, अंबर ज़ैदी। देखिए, आप कम से कम यहाँ पे तो आप तरीके से शऊर के साथ बात रख लीजिए। एक बोलता है, सारे के सारे एक साथ बोलने लगते अच्छा, हैं। ठीक है, अब मुझे बोलिए। किसी की बात, किसी का पॉइंट ही नहीं समझ में आ रहा है कि चल क्या रहा है यार। हर कोई अलग ट्रैक पे चल रहा है। बहुत जिम्मेदारी के साथ मैं ये कहना चाहती हूँ कि आज कम से कम जिस स्थिति में, जिस दौर में देश है, ऐसे वक्त में आप इधर उधर की या आग लगाने वाली या भड़काने वाली बात ना कीजिए। हमारे जो मुस्लिम लीडर्स हैं, उन्होंने तो जो भड़काने का काम किया है लोगों को, उसका खमियाजा हम देख रहे हैं कि देश का जो आम मुसलमान है, गरीब मुसलमान, उसको भरना पड़ता है। रंगरेज साहब, मैंने आपके ऊपर नहीं बोला, मैं बोल रही हूँ ना, वरना मैं बोलने नहीं दूंगी फिर किसी को, बोलने नहीं दूंगी, बोलने नहीं दूंगी, मैं बोल रही हूँ ना, मैं आपके टाइम पे बोली मैं। यार आप लोग सारे के सारे इतने सब मुझसे बड़े हो, सबसे ज्यादा जाहिल हो, बदतमीज हो यार। नहीं, तमीज नाम की कोई चीज नहीं, मैं बोल रही हूँ बात नहीं करो, हमारा नहीं, तो भाई है मैं रंगरेज। इतनी देर से पेशेंटली आप वेट बात कर रही पूरी हूँ, करो, मैं पूरी किसी करो। के ऊपर नहीं बोलती। आप बात पूरी करो, रंगरेज भाई आप प्लीज, पॉइंट छोटी बहन रखने है नहीं आपकी। देते हो। ठीक है, प्लीज एक एक करके बात रखिए। देखिए, फिर सबसे बाकी। बड़ी बात यहाँ पे ये है कि आप लोग ये कह रहे हो ना कि आप बहुत अच्छे हो, आप निष्पक्ष हो, आप पे जुल्म हो रहा है, लेकिन आप अपने उन धर्म गुरुओं की भी तो बात करो जो जनता को भड़काकर सड़कों पे उतरकर ठीक है। पत्थरबाज बनाते चलिए, हैं मैं और गुलाम उनको सरवर से किस तरह जवाब से दूंगी। इस्तेमाल करते हैं। क्या आपकी गुलाम हिम्मत सरवर होती है साहब। कि आप मदनी के खिलाफ आवाज उठाओ, ओवैसी के खिलाफ आवाज उठाओ, ड्रामा करके सर पे कफन बांध के गुलाम खड़ा हुआ है, सरवर साहब, जवाब मुसलमानों दीजिए को कटवा कर मरवा रहे, अपने बच्चों को उतारे ना सड़क पर, उनके सर पे गुलाम कफन सरवर, बांधे। जवाब दीजिए हाँ, इसका। एक सेकंड, एक सेकंड, सेकंड, मैं सरवर गुलाम भाई एक सरवर बहुत से अहम आवाज बात दे- कहना, जवाब लेंगे। आपकी इजाजत से मैं हाथ जोड़ के। देखिए, अंबर ने बिल्कुल सही कहा, सुनिए शिरीन मेरी बात सुन लीजिए, अंबर ने बिल्कुल सही कहा, छोटे छोटे बच्चों को भड़का के, एक सेकंड, 2 बच्चे मारे उसी गए, दिन से उनके एक सर मिनट, पे कफन अंबर चल रहा है। अंबर पहले प्लीज लाली लाल टोपी हैव होती पेशेंस थी। यार, दूसरों को कहती हो तो हम, एक आप मिनट, लोग लेट मी इतनी देर से कंप्लीट। बोल रहे हो, मैं सबके पे बोल मैं रही हूँ यार। आपने आप बात लोग कह एक ली बात अपनी, नहीं जोड़ने आपकी देते। आपकी बात को बढ़ा रहा हूँ, मेरी बात खत्म हो चुकी सुनिए, थी। 2 बच्चे मारे गए वहां रांची में, सुनिए मेरी बात,
एक तो था बेचारा प्याज बेचने वाला, एक था होटल में रोटी लगाने वाला, उनके घरों की हालत हो गई। ये आपने बिल्कुल सही कहा, ये नेता चाहे वो मदनी साहब हो, चाहे वो ओवैसी बिरादरान हो, चाहे वो आजम खान हो, चाहे वो तौकीर रजा साहब हो, आगे आइए आप खाइए गोलियां, आप पुलिस की गोलियां खाइए। मासूम बच्चों को क्यों मरवाते हैं, नौजवानों को, उनकी फैमिलीज को क्यों खत्म करवाते हैं? बहन को जज्बाती होने की जरूरत नहीं है, हम जैसा भाई उनके साथ खड़ा है। आप पढ़ी लिखी हो, आप इतने जज्बाती होकर आप न बात क्या करो, आपके नेचर में नहीं था ये जो अभी दिख रहा था। ये आप इतना शालीनता से बात करने वाली है। आप लोग अब मुद्दे पर आ आप लोगों का काम है कि आप लोगों को उकसाकर जो उसका नेचर नहीं उससे बाहर निकाल के फिर आप विक्टिम बन जाते हो कि हमारे साथ जुल्म हो रहा है, हमारे धर्म पे प्रहार हो रहा है। यार कम से कम जो गलती करने को उकसाता है ना, सामने वालों को मजबूर करता है, जो रिएक्ट करता है उसकी गलती नहीं होती है, जो उकसाता है उसकी ज्यादा गलती होती है। आपकी बात कीजिए, मैं बेचारी बनके आप लोगों को बोलने दूं तो बहुत अच्छी। आप इतनी देर से यूं करके बोल रहे थे तब कुछ नहीं हो रहा इतना ही था। लेकिन देखिए, ये बहुत बड़ा सवाल अभी भी बना हुआ है, क्योंकि इस सवाल पर हम बात नहीं करते, हम सिर्फ एक दूसरे पर उंगली उठाने का काम करते हैं कि आखिर ये पत्थर चल रहे हैं तो इनके पीछे कौन है। सवाल अभी भी बना हुआ है। बहरहाल इस चर्चा में फिलहाल इतना ही। एक बड़ी खबर आ रही है, प्रयागराज में हिंसा का मास्टरमाइंड बताया जा रहा जावेद अहमद पंप के, वहां से पुलिस को कई अवैध हथियार मिले। पुलिस को जावेद अहमद पंप के घर से 12 बोर और 315 बोर के कई तमंचे मिले, कई कारतूस भी बरामद हुए हैं। साथ ही कई आपत्तिजनक साहित्य भी जावेद अहमद पंप के घर से बरामद हुआ है। बड़ी खबर इस वक्त की, प्रयागराज हिंसा का मास्टरमाइंड बताया जा रहा जावेद पंप, जिसका घर आज गिराया गया, और उसके बाद अब जो जांच आगे बढ़ रही है उसमें कई चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। उसके घर से कई अवैध तमंचे और कारतूस बरामद किए गए हैं। साथ ही कई आपत्तिजनक साहित्य भी बरामद किया गया जावेद अहमद पंप के घर से। तो प्रयागराज हिंसा का मास्टरमाइंड है जावेद पंप। इस मामले में लगातार गिरफ्तारियों का सिलसिला भी जारी है, और जावेद अहमद पंप जो कि मास्टरमाइंड इस पूरे मामले का कहा जा रहा है। इस खबर पर नजर आगे भी रहेगी, आप बने रहिए एबीपी न्यूज के साथ। और इस वक्त एक और बड़ी खबर आपको दे दें, दिल्ली के जामा मस्जिद पर प्रदर्शन के मामले में पुलिस ने नदीम उर्फ निसार अहमद को गिरफ्तार कर लिया है। बड़ी खबर, जामा मस्जिद पर जो प्रदर्शन हुआ उस मामले में यह अहम कार्रवाई हुई है। गिरफ्तारी नदीम उर्फ निसार अहमद, जिसे पुलिस ने गिरफ्तार किया है। जामा मस्जिद पर जो प्रदर्शन हुआ उसे लेकर जांच लगातार की जा रही है, और इसमें उन लोगों तक पहुंचने की कोशिश भी की जा रही है जो यहां पर गलत मकसद से आए थे, और उन्हीं में से एक की गिरफ्तारी जो कि नदीम उर्फ निसार अहमद नाम बताया जा रहा है। सीधे रुक कर लेते हैं अभिषेक रावत का। अभिषेक, कौन है ये जिसकी गिरफ्तार हुई है, जिसका नाम निसार अहमद बताया जा रहा है? देखिए शिरीन, इसमें जो है 2 गिरफ्तारियां हुई है, एक निसार उर्फ नदीम है और एक दूसरे आरोपी का नाम है फहीम। ये दोनों ही जामा मस्जिद और तुर्कमान गेट इलाके के रहने वाले हैं, और ये दोनों ही जो शुक्रवार को जुमे की नमाज के बाद प्रदर्शन किया गया था जामा मस्जिद पर, उसमें ये शामिल रहे हैं। इनकी फुटेज भी पुलिस को मिली है, और इनमें से एक जो है इलेक्ट्रिशियन का काम करता है और एक छोटा मोटा काम करता है। पुलिस का ये कहना था कि जुमे वाले दिन सुबह ही नमाज से पहले जो वहाँ की कमेटी है उनके साथ बैठक हुई थी, और उसमें स्पष्ट हो गया था कोई भी किसी तरीके का प्रदर्शन नहीं किया जाएगा। लेकिन अचानक से जब नमाज अदा होने के बाद लोग बाहर सीढ़ियों पर आते हैं गेट नंबर 1 की तरफ, तो वो हाथों में पर्चे होते हैं, वो दिखाकर प्रदर्शन करने लग जाते हैं, और उसके बाद पुलिस के हाथ एक व्हाट्सएप या फिर सोशल मीडिया पर जो मैसेज कन्वे किया गया होता है वो हाथ लगता है, जिससे ये स्पष्ट होता है कि कहीं ना कहीं पहले से साजिशन इस पूरे प्रदर्शन की तैयारी की गई थी, माहौल को बिगाड़ने की कोशिश की गई थी। लेकिन वहां पर जो अमन कमेटी के सदस्य हैं और जो मस्जिद कमेटी के मेंबर हैं, उन सब की जो कोऑर्डिनेशन था उसकी वजह से सब कुछ शांतिपूर्ण रहा, माहौल खराब होते होते बचा है। और इसी आधार पर पुलिस ने पहले 188 का मुकदमा किया था, यानी कि सरकारी आदेशों को ना मानने का जो धारा होती है उसके तहत मुकदमा दर्ज किया था। लेकिन अब इन दोनों की गिरफ्तारी के साथ आईपीसी की धारा 153A, यानी कि आपसी सौहार्द बिगाड़ने की जो कोशिश है या धार्मिक सौहार्द बिगाड़ने की जो कोशिश होती है उसके तहत भी ये मामला दर्ज किया गया है। ठीक है अभिषेक, आगे आपसे जानकारी लेते रहेंगे, लेकिन फिलहाल आपका शुक्रिया इस अहम जानकारी के लिए। तो इस बड़ी खबर पर नजर हमारी रहेगी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।